कहानी की शुरुआत होती है 80 के दशक के बिल्कुल आखिरी समय में, जहां अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हम पैट्रिक बेटमैन नाम के 27 साल के एक तगड़े जवान को देखते हैं। पैट्रिक पियर्स एंड पियर्स नाम के एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट में वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत बड़ा रईस ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसका उठना बैठना और नेटवर्किंग हमेशा बड़े लोगों और एलिट सोसाइटी वालों के साथ ही होता है। महंगे कपड़े पहनना, महंगे होटलों में खाना खाना और हर तरह का शो ऑफ करना उसके लिए जैसे एक नशा बन चुका है। खास तौर पर अपने कुछ करीबी लोगों के सामने शो ऑफ करना उसे बहुत पसंद। इसी तरह पैट्रिक रोज अपने कॉलिग्स के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाता रहता है और खुद को एक एलिट पर्सन के तौर पर साबित करने की कोशिश करता रहता है। बाहर से वो भले ही सबके साथ घुल मिल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोई भी खास पसंद नहीं है, क्योंकि उसके सारे एलिट दोस्त बस यही दिखाने में लगे रहते हैं कि कौन किससे ज्यादा क्लासिक और स्मार्ट है। हालांकि पैट्रिक की लाइफ में ज्यादा एडवेंचर या इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वो मजबूरी में यहाँ आकर इनके साथ टाइम पास करता है। लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब आदतें भी हैं। उनमें से एक ये कि वो किसी को खुश देख नहीं पाता। अगर कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसका खून जैसे उबलने लगता है। इसके अलावा पैट्रिक खुद बहुत शौकीन और हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अपने शरीर का कितना ध्यान रखता है। हर सुबह अपने अपार्टमेंट में उठने के बाद वो घंटों एक्सरसाइज करता है। उसके बाद काफी देर तक वो ग्रूमिंग में टाइम लगाता है। इसीलिए वो रोज नहाने के बाद चेहरे पर तरह तरह के कई फेस वॉश, क्रीम और लोशन लगाता है। इस तरह सुबह उठकर लंबे समय तक ग्रूमिंग में टाइम लगाने के बाद पैट्रिक ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद पैट्रिक अक्सर अपनी फियोंसे एवलिन के साथ डिनर या पार्टी पर जाता है। पैट्रिक और एवलिन काफी समय से डेट कर रहे हैं और उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, लेकिन पैट्रिक फिलहाल अपनी करियर पर फोकस करना चाहता है, शादी बाद में करना चाहता है। इसके अलावा उसकी फियोंसे एवलिन की ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से पैट्रिक उससे थोड़ा इरिटेट भी रहता है। साथ ही पैट्रिक को शक है कि एवलिन का उसके दोस्त टिमोथी के साथ अफेयर चल रहा है। इधर पैट्रिक खुद भी एवलिन की दोस्त कोर्टनी के साथ अफेयर में है। मतलब दोनों एक दूसरे को दोनों तरफ से धोखा दे रहे हैं। पूरे के पूरे प्रो प्लेयर हैं। असल में एवलिन पर शक और जलन की वजह से ही पैट्रिक कोर्टनी के साथ अफेयर में पड़ता है। इस तरह बिजनेस अफेयर्स और अय्याशी के बीच पैट्रिक की जिंदगी चल रही थी। एक दिन पैट्रिक कोर्टनी के साथ अकेले टाइम बिताने के लिए उसे डिनर पर ले जाना चाहता है। कोर्टनी पहले मना कर देती है, लेकिन जब पैट्रिक उसे शहर के सबसे लेविश रेस्टोरेंट डोर्सिया ले जाने की बात करता है तो कोर्टनी तुरंत खुशी खुशी मान जाती है। हालांकि वीआईपी रेस्टोरेंट डोर्सिया में रिजर्वेशन के लिए कम से कम 2 महीने पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर जब पैट्रिक वहां कॉल करके कल के लिए रिजर्वेशन मांगता है तो उधर से उसे साफ साफ मना कर दिया जाता है। अब जब कोर्टनी से कह ही दिया गया था तो क्या किया जाए, इसलिए चालाकी से पैट्रिक पहले कोर्टनी को बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पिलाता है, फिर उसे किसी दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाकर वहीं डोर्सिया बताकर चला देता है। बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से कोर्टनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन पैट्रिक ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने दोस्त और कॉलिग लुइस के साथ बातचीत कर रहा होता है। तभी वहां उसका एक कॉलिग आता है जिसका नाम पॉल एलन होता है। पॉल बताता है कि उसने एक नया विजिटिंग कार्ड बनवाया है जिसकी क्वालिटी कमाल की है। पैट्रिक समेत सबके पास अपने अपने बिजनेस कार्ड थे, लेकिन जैसे ही पैट्रिक पॉल का कार्ड देखता है उसे समझ आ जाता है कि पॉल ने उनसे कहीं ज्यादा महंगा और क्लास वाला कार्ड बनवाया है। ये देखते ही पैट्रिक के अंदर जलन की आग भड़क उठती है। वो किसी भी हाल में ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उससे बेहतर बिजनेस कार्ड किसी और के पास हो सकता है। इसी गुस्से में वो सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बेघर आदमी दिखता है। पहले तो वो उसे मदद करता है, लेकिन अचानक उसे पॉल के बिजनेस कार्ड की बात याद आ जाती है और वो अपना गुस्सा उसी आदमी पर निकालने लगता है। गुस्से में आकर वो अपनी जेब में रखे चाकू से उस आदमी पर हमला कर देता है। उसी आदमी के पास एक छोटा सा कुत्ता भी होता है और पैट्रिक उसे भी बेरहमी से मार देता है। ये सब करने के बाद पैट्रिक घर लौट जाता है और अगले दिन न्यूयॉर्क के एक स्पा में जाकर मसाज करवाता है। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा भी टेंशन नजर नहीं आता। असल में इसका मतलब बिल्कुल साफ है, पैट्रिक सच में एक खतरनाक साइकोपैथ है। उस घटना के कुछ दिनों बाद पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ एक क्रिसमस पार्टी में जाता है। वहीं एक बार फिर उसकी मुलाकात पॉल एलन से हो जाती है। उस दिन पुरानी जलन फिर से पैट्रिक के अंदर उबाल मारने लगती है। पॉल को सबक सिखाने के इरादे से पैट्रिक उससे फोन पर बात करता है और उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। इनविटेशन रखने के लिए पॉल पास के एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहां बैठकर पॉल और पैट्रिक तरह तरह की बातें करते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक्स पी लेते हैं। इसके बाद पैट्रिक पॉल को अपने घर चलने का ऑफर देता है। बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से पॉल मना नहीं कर पाता और दोनों पैट्रिक के लेविश अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि पैट्रिक ने अपने सारे फर्नीचर कागज से ढक रखे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घर में पेंट करते
जाते समय किया जाता है। उसने ऐसा क्यों किया है ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाता है। पैट्रिक पॉल को सोफे पर बैठाता है, म्यूजिक चलाता है और खुद एक प्लास्टिक का रेनकोट पहन लेता है। फिर वो नशे में डूबे पॉल के सामने म्यूजिक की धुन पर नाचने लगता है। जब पॉल पूरी तरह बेसुध हो जाता है तब पैट्रिक अपने कमरे से एक नई चमचमाती और खौफनाक कुल्हाड़ी लेकर निकलता है और पॉल को कुछ समझ में आए उससे पहले ही उस पर टूट पड़ता है। बस कुछ ही सेकंड में पॉल अपनी जान गंवा देता है और पैट्रिक का पूरा शरीर उसके खून से भीग जाता है। रेनकोट पहनने और फर्नीचर ढकने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि पॉल के खून के छींटे उसके घर को खराब न कर दें। सोचो जरा, पैट्रिक बैटमैन किस लेवल का साइको किलर है। मार काट खत्म करने के बाद पैट्रिक एक सिगरेट जलाता है ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सके। फिर वो पॉल की बॉडी को एक बैग में भरता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है, उसे ठिकाने लगाने के लिए। लाश को घसीटते हुए जब पैट्रिक गाड़ी में डाल ही रहा होता है तभी अचानक उसकी मुलाकात लुइस से हो जाती है। इससे पैट्रिक थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है पॉल की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। पॉल की डेड बॉडी फेंकने के बाद पैट्रिक सीधे पॉल के अपार्टमेंट पहुंचता है। उसका मकसद होता है ये दिखाना कि पॉल किसी इमरजेंसी काम से लंदन गया है। पॉल को मारने के बाद पैट्रिक उसकी जेब से चाबी चुरा चुका था। उसी चाबी से दरवाजा खोलकर वो अंदर जाता है। फिर वो एक सूटकेस निकालता है और उसमें कुछ कपड़े और पासपोर्ट डाल देता है। इसके बाद वो पॉल के टेलीफोन आंसरिंग मशीन पर पॉल की आवाज की नकल करके एक वॉइस नोट छोड़ता है। उसमें वो पॉल बनकर उसकी गर्लफ्रेंड मेरिडिथ को कहता है, मैं लंदन जा रहा हूँ, लौट कर तुम्हें कॉल करूंगा। इस तरह पॉल की मौत को छुपाने के बाद पैट्रिक पूरी तरह शांत हो जाता है और दोबारा अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। लेकिन उसी दिन अचानक उसकी पर्सनल सेक्रेटरी जीन आकर बताती है कि डोनाल्ड किम्बल नाम का एक डिटेक्टिव उससे मिलने आया है। डिटेक्टिव का नाम सुनते ही पैट्रिक घबरा जाता है और जीन से कहता है कि उसे बोल दे कि वो लंच पर गया है। तब जीन कहती है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं और किम्बल जानता है कि आप अपने चैम्बर में ही हैं। ये सुनकर पैट्रिक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो उसे अंदर भेजने को कह देता है। डिटेक्टिव किम्बल जब अंदर आता है तब पैट्रिक जानबूझकर अपने फोन पर इस तरह बात करने लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा बिजी हो। किम्बल से मिलने के बाद पैट्रिक बार बार उसे कुछ खाने पीने का ऑफर देता रहता है, लेकिन किम्बल कुछ भी लेने से मना कर देता है और सीधे मुद्दे की बात करता है। वो बताता है कि पॉल एलन की गर्लफ्रेंड ने उसे हायर किया है पॉल के मिसिंग होने के मामले में, क्योंकि उसे शक है कि पॉल लंदन नहीं गया। इसी सिलसिले में किम्बल पैट्रिक के ऑफिस पूछताछ करने आया है। वो पैट्रिक से उसका एज, कहां से पढ़ाई की, वो पॉल को कितने समय से जानता है, ऐसे कई सवाल पूछता है। पैट्रिक जवाब देता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन में पॉल एक नशेड़ी किस्म का इंसान था और इधर उधर भटकता रहता था। हो सकता है कहीं जाकर किसी एक्सीडेंट में मर गया हो। किम्बल तब बताता है कि उसे पॉल के अपार्टमेंट से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद पैट्रिक अचानक कह देता है कि उसे अब एक जरूरी काम है और वो उसे और समय नहीं दे सकता। ये सुनकर किम्बल वहां से जाने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे जरूर बताना। इधर जब से डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगा होता है, पैट्रिक का दिमाग फिर से अशांत हो जाता है। अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए रात को घर लौटे वक्त वो सड़क से एक लड़की को उठा लेता है। फिर गाड़ी में बैठकर वो एक और प्रोस्टिट्यूट को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुला लेता है। जब दोनों उसके घर पहुंच जाती हैं तो पैट्रिक खुद को पॉल एलन बताता है। वो उनके साथ हाई क्लास बातें करने लगता है और टॉप लेवल म्यूजिक वगैरह पर सवाल पूछता है। लेकिन सड़क की जिंदगी जीने वाली उन लड़कियों के लिए पॉल टाइप की ऐसी बातें बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं। जिस मकसद से पैट्रिक उन्हें बुलाकर लाया था, अब वो अपना वो काम पूरा करता है। शुरुआत में पैट्रिक बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जैसे एक जानवर बन जाता है। धारदार चीजों से उन्हें बुरी तरह जख्मी करके वो अपनी हवस निकालता है। जब लड़कियां उसके घर से बाहर निकलती हैं तो उनके शरीर पर कई जगह कट के निशान होते हैं। मतलब साफ है, पैट्रिक कब इंसान से जानवर बन जाता है शायद उसे खुद भी पता नहीं चलता। अगले दिन पैट्रिक फिर से किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठता है। इसी बीच उसका दोस्त लुइस आकर सबको अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है। जैसे ही पैट्रिक वो कार्ड हाथ में लेता है और समझ जाता है कि ये लुइस उससे भी बेहतर कार्ड बनवा चुका है, उसका खून फिर से खौल उठता है। तभी वो फैसला कर लेता है कि पॉल की तरह अब लुइस को भी इस दुनिया से मिटा देगा। वो तुरंत रेस्टोरेंट के वॉशरूम की तरफ बढ़ता है जहां लुइस पहले ही गया होता है। पैट्रिक हाथों में ग्लव्स पहनकर पीछे से लुइस का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लुइस उसे देख लेता है और सबको हैरान करते हुए पैट्रिक के हाथ को चूम लेता है। ये देखकर पैट्रिक पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। बाद में लुइस उसे बताता है कि असल में वो एक शरीफ और सीधा साधा इंसान है और वो बहुत पहले से ही पैट्रिक को मन ही मन पसंद करता था। लुइस ये समझ बैठता है कि पैट्रिक शायद उसे वो करने के लिए यहाँ आया है। ये
ये सब देखकर पैट्रिक को जैसे उल्टी आने लगती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है अपनी जान और इज्जत बचाकर। अगले दिन पैट्रिक के ऑफिस में डिटेक्टिव किम्बल फिर से उससे मिलने आता है। इस बार किम्बल उससे पूछता है कि पॉल एलन के मिसिंग होने वाले दिन वो कहाँ था। पैट्रिक जवाब देता है कि वो उस दिन वेरोनिका नाम की लड़की के साथ डेट पर था। किम्बल बताता है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पैट्रिक की बातों से पूरी तरह मैच नहीं करती। इसके बाद किम्बल पूछता है कि पॉल से उसकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी। पैट्रिक कहता है कि आखिरी बार दोनों एक म्यूजिक पार्टी में मिले थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पैट्रिक खुद ही कंफ्यूज होकर कह देता है कि उसे ठीक से याद नहीं आ रहा कि उनकी आखिरी मुलाकात कहाँ हुई थी। शायद वो दोनों कहीं डिनर पर गए थे। ये सब सुनकर किम्बल उससे कहता है कि अगर उसे कभी ठीक से याद आए तो जरूर उससे कांटेक्ट करे और इस केस पर डिटेल में बात करने के लिए वो पैट्रिक को किसी दिन साथ में लंच पर चलने को कहता है। पैट्रिक उसकी बात मान लेता है। किम्बल से बात होने के बाद उसी रात पैट्रिक फिर से एक पार्टी में जाता है। वहाँ पहले वो अपने एक दोस्त के साथ काफी देर तक ड्रिंक्स लेता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक मॉडल से होती है जिसे वो पार्टी के बाद डिनर पर इनवाइट कर देता है। अब पैट्रिक का किसी को डिनर पर बुलाने का मतलब क्या होता है ये तो तुम लोग अब तक अच्छी तरह समझ ही चुके हो। अगली सुबह पैट्रिक अपने ऑफिस में बैठकर क्रॉसवर्ड खेल रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी जीन उससे मिलने आती है। असल में जीन मन ही मन पैट्रिक को काफी पसंद करती है। पैट्रिक की अच्छी बॉडी और स्टाइलिश चाल ढाल उसे हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है, लेकिन वो ये बातें कभी खुलकर पैट्रिक से कह नहीं पाई। हालांकि पैट्रिक भी कोई कम समझदार नहीं है। वो जीन के हाव भाव से सब कुछ समझ जाता है, इसलिए आज वो सीधे जीन को डिनर का इन्विटेशन दे देता है। जीन क्या जाने कि इस खूबसूरत दावत के पीछे उसके लिए कितनी खौफनाक सिचुएशन इंतजार कर रही है। पैट्रिक से ऐसा इनवाइट मिलते ही जीन खुशी खुशी हाँ कर देती है, लेकिन पैट्रिक उससे कहता है कि डिनर पर जाने से पहले वो उसे अपना घर दिखाना चाहता है। बिना कुछ सोचे समझे जीन इसके लिए भी राजी हो जाती है। उसी रात तय समय पर जीन पैट्रिक के अपार्टमेंट पहुंच जाती है। वहां आकर वो अपने प्यार को लेकर काफी थ्रिल और एक्साइटमेंट फील करने लगती है। पैट्रिक उसे वेलकम करने के बाद फ्रिज खोलकर ड्रिंक्स निकालने जाता है। तभी हमें एक बेहद डरावना सीन देखने को मिलता है। वही लड़की का कटा हुआ सिर जिसे कुछ दिन पहले पैट्रिक ने पार्टी में डिनर पर बुलाया था। सच बताऊं तो पूरी मूवी में ये सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, पैट्रिक फ्रिज से ड्रिंक्स निकालकर जीन को देता है, फिर एक ड्रॉअर खोलता है। उस ड्रॉअर के अंदर कई चाकू और तरह तरह की धारदार चीजें रखी होती हैं। जीन दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है, इसलिए उसे इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता। पैट्रिक जीन से तरह तरह के सवाल पूछते हुए उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है, फिर चालाकी से वहां से एक चाकू उठा लेता है। जब पैट्रिक एक और अलमारी खोलकर डक्ट टेप निकालता है तो जीन पूछती है कि वो ये टेप किस लिए है। पैट्रिक जवाब देता है कि उसे कुछ चीजें पैक करनी थी, मतलब जीन को मारने के बाद उसी से उसे लपेटेगा। इसके बाद वो फिर से जीन को बातों में लगाए रखता है और अलमारी के अंदर से एक नेल गन निकाल लेता है। नेल गन को वो अपनी पीठ के पीछे छुपाकर जीन के सिर पर तान देता है। जीन सामने की तरफ मुंह करके बैठी होती है, इसीलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही पैट्रिक नेल गन चलाने वाला होता है, अचानक उसका आंसरिंग मशीन बज उठता है। उसमें एवलिन का मैसेज सुनकर जीन समझ जाती है कि पैट्रिक का एवलिन के साथ अब भी अफेयर चल रहा है, यानी पैट्रिक ने उसे अपने मतलब के लिए यहाँ बुलाया था। ये सब सुनते ही जीन का चेहरा उतर जाता है। जीन की उदासी देखकर पैट्रिक रुक जाता है और उसे मार नहीं पाता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पैट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो किसी को खुश नहीं देख पाता। लेकिन आज जब उसने जीन को दुखी देखा तो उसने उसे छोड़ दिया। पैट्रिक जीन से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो रुकी तो उसे नुकसान हो सकता है। पैट्रिक की बातें सुनकर जीन रोते हुए वहां से चली जाती है। ये पहली बार था जब पैट्रिक के हाथ से कोई बड़ा शिकार बिल्कुल आखिरी पल में बच निकला। अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव किम्बल के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच पर जाता है। वहां किम्बल फिर से उससे पूछताछ शुरू करता है। वो पैट्रिक से दोबारा पूछता है कि क्या उसे याद है कि पॉल के गायब होने वाले दिन वो कहाँ था। पैट्रिक इसका जवाब नहीं में देता है। लंच खत्म होने से पहले पैट्रिक कुछ कहने ही वाला था कि किम्बल कह देता है कि शायद पॉल सच में लंदन चला गया है, क्योंकि किम्बल को लगता नहीं कि पॉल का कोई दोस्त बिना वजह उसे मार सकता है। ये सुनकर पैट्रिक काफी नर्वस हो जाता है, लेकिन वो अपना डर जाहिर नहीं करता। उस रात जब पैट्रिक घर लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वह प्रोस्टिट्यूट फिर दिखाई देती है, लेकिन क्रिस्टी नाम की यह लड़की अब उसके साथ नहीं जाना चाहती। पिछली बार पैट्रिक के टॉर्चर की वजह से उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था। पैट्रिक उसे आश्वासन देता है कि अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर क्रिस्टी गाड़ी में बैठ जाती है। पैट्रिक उसे एक चेक लिखकर देता है और कहता है ये तुम्हारा क्षतिपूर्ति है। चेक पैट्रिक के हाथ से लेकर क्रिस्टी गाड़ी खोलकर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पैट्रिक के हाथ में पैसे का बंडल देकर लालच में वो वापस आ जाती है। लालच में आकर क्रिस्टी फिर से पैट्रिक के अपार्टमेंट चली आती है। इस बार पैट्रिक पिछली बार की तरह और एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम एलिजाबेथ है। यह एलिजाबेथ पैट्रिक की दोस्त है और पैट्रिक क्रिस्टी को अपने कजिन के रूप में पेश करता है। दोनों को साथ बैठाकर पैट्रिक थोड़ी देर तक उनसे गंभीर बातें करता है। फिर वही मकसद पूरा होता है जिसके लिए उन्हें वहां लाया गया था पूरी रात। आखिरकार रात के अंत में क्रिस्टी देखती है कि पैट्रिक एलिजाबेथ का मुंह दबाकर मारने वाला है। ये देखते ही क्रिस्टी डर के मारे वहां से भागने लगती है।
लेकिन तब तक पैट्रिक एलिजाबेथ को मार चुका होता है और नग्न अवस्था में हाथ में चेन लेकर क्रिस्टी की तरफ टूट पड़ता है। क्रिस्टी भागते भागते पैट्रिक के अपार्टमेंट के उन कमरों में घुस जाती है जहां हर जगह महिलाओं के कटे हुए शव पड़े होते हैं। खून से सने शरीर और कटे हुए अंग देखकर क्रिस्टी डर के मारे चिल्ला उठती है। तभी पैट्रिक वहां आ जाता है और उस चेन से क्रिस्टी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन क्रिस्टी उसे एक जोरदार लात मारकर दौड़ा देती है और चिल्लाते हुए भागने लगती है। वह पागलों की तरह अपार्टमेंट की हर दरवाजा धक्का देती है और आखिरकार एक दरवाजा खोलकर सीढ़ियां ढूंढ लेती है। जान बचाने के लिए वह सीढ़ियों से तेजी से नीचे दौड़ने लगती है, लेकिन पैट्रिक तब तक सीढ़ियों के ऊपर पहुंच चुका होता है और इंतजार करता है कि क्रिस्टी कब फ्लोर तक पहुंचेगी। क्रिस्टी वहां पहुंचने ही वाली थी कि पैट्रिक ने अपनी चेन को ऊपर से गिरा दिया। जोरदार आवाज के साथ चेन क्रिस्टी के पेट पर गिरती है और उसे दो हिस्सों में बांट देती है। ऊपर से ये देखकर पैट्रिक खुशी से चीख पड़ता है और शैतानी हंसी छोड़ता है। एक एक करके पैट्रिक ने कई लोगों को मार डाला है और अब वो पहले से भी ज्यादा बेपरवाह हो गया है। एक दिन पैट्रिक लोकल एटीएम पर अपने पैसे निकालने जाता है। वहां पैसे निकालते समय उसने पास में एक बिल्ली देखी और उसे गोद में उठा लिया। अचानक एटीएम मशीन में उसके पैसे फंस जाते हैं और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, फीड मी एंड स्ट्रेट, यानी उसके आसपास सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। फिर पैट्रिक उस बिल्ली को मारने के लिए अपना बंदूक निकालने लगता है और उसी समय एक वृद्ध महिला ये सब देख लेती है और चीख पड़ती है। ये सब होते देख पैट्रिक कुछ भी सोचे बिना गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां पुलिस पहुंच जाती है। पैट्रिक तुरंत भागता है और पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती रहती है तो वो दूसरी तरफ भागने लगता है। उधर से भी पुलिस गाड़ियों के साथ आकर उसे घेर लेती है। एक पुलिस ऑफिसर उसे गाड़ी से उतरकर हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी एक गोली जाकर पुलिस की गाड़ी के गैस सिलेंडर में लगती है, जिससे जोरदार धमाका हो जाता है। इस भयानक धमाके को देखकर पैट्रिक बुरी तरह डर जाता है और किसी के आने से पहले ही वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो अपने अपार्टमेंट को समझकर किसी और अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वहां का गार्ड उससे नाम लिखने को कहता है, पैट्रिक घबरा जाता है और उसे भी मार देता है। मतलब पैट्रिक की हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि सामने जो भी आ रहा है वो उसे मारता जा रहा है। पागलों की तरह इधर उधर भागते हुए आखिरकार वो अपने असली अपार्टमेंट पहुंच जाता है। घर के अंदर जाते ही उसे बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके किए हुए कांडों से शहर में हड़कंप मच चुका है। डर और घबराहट में पैट्रिक फोन उठाता है और अपने लॉयर हैरोल्ड को एक वॉइस नोट छोड़ता है। वो कहता है कि उसने लगभग 20 से 40 लोगों को मार दिया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने उन्हें किस तरह से मारा, यहाँ तक कि वो ये भी कबूल करता है कि उसने कुछ विक्टिम्स के बॉडी पार्ट पकाकर खाए हैं। अपने लॉयर को ये सब बताने का उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि शायद उसका लॉयर उसे बचाने के लिए कोई रास्ता निकाल सके। इसके बाद पैट्रिक अपने लॉयर हैरोल्ड को बताता है कि वो अगले दिन उसके साथ किसी बार में मिलना चाहता है। इसके मुताबिक अगले दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज और नहा धोकर पैट्रिक पॉल एलन के अपार्टमेंट की तरफ निकलता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि पॉल एलन का घर पूरी तरह खाली है और उसे बिकने के लिए रखा गया है। जब पैट्रिक अपार्टमेंट में इधर उधर देख रहा होता है, तभी एक महिला आती है और बताती है कि यह अपार्टमेंट बिक गया है। वह महिला पैट्रिक की तरफ कुछ अजीब नजर से देखती है और कहती है कि वह फिर कभी इस अपार्टमेंट में कदम न रखे। ये सब पैट्रिक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह ज्यादा कुछ न कहकर वहां से निकल जाता है और अपनी सेक्रेटरी जीन को फोन करता है। फोन पर रोते हुए वह जीन को बताता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगा। पैट्रिक की आवाज सुनकर जीन काफी चिंतित हो जाती है। वह बार बार पूछती है कि पैट्रिक कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन पैट्रिक कोई जवाब दिए बिना फोन रख देता है। फोन रखे जाने के बाद जीन अचानक पैट्रिक के डेस्क की तरफ जाती है। डेस्क का ड्रॉअर खोलकर जीन को एक डायरी दिखाई देती है और उसे देख जीन के होश उड़ जाते हैं। डायरी में जीन को कई चित्र दिखाई देते हैं, जिनमें हर एक में मानव शरीर के अंगों को छेदा या काटा हुआ दिखाया गया है। साथ ही इसमें लोगों को मारने के तरीके और मृत लाशों की फोटो भी बनी हुई है। जीन को तुरंत समझ में आ जाता है कि पैट्रिक कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में एक साक्षात साइको किलर है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक उस दिन ऑफिस नहीं गया, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जरूर पहुंचता है। वहां दोस्तों के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद वह अपने लॉयर हैरोल्ड को देखता है। पैट्रिक हैरोल्ड के पास जाकर पूछता है कि क्या उसने पैट्रिक का पिछली रात वाला मैसेज देखा। ये सवाल सुनकर हैरोल्ड हंस पड़ता है और कहता है, तुम्हारा कल का जोक तो बहुत फनी था। यानी हैरोल्ड ने पैट्रिक की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और सब कुछ मजाक समझ लिया। पैट्रिक ये सुनकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि असल में उसने पॉल एलन और बाकी लोगों को मार डाला है, लेकिन हैरोल्ड उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि उसने पॉल से 10 दिन पहले लंदन में मुलाकात की थी। ये सुनकर पैट्रिक पूरी तरह
तरह परेशान हो जाता है क्योंकि उसने तो पॉल को हाथ से काटकर मार डाला था। तो पॉल अब भी कैसे जिंदा है? साथ ही इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी पुलिस ने उसे क्यों अभी तक घेर नहीं लिया? ऐसे सारे सवालों का जवाब पैट्रिक कोई भी तरह नहीं ढूंढ पाता। लेकिन हमें ये समझ में आ जाता है कि दरअसल पैट्रिक बेतमान ने जिन लोगों को मार डाला वो सब उसकी हेलुसिनेशन थी। मतलब जिन लोगों को पैट्रिक बिल्कुल पसंद नहीं करता था या जिन्हें वो मारना चाहता था, उन्हें उसने अपने सपनों मन में मार डाला और खुद को संतुष्ट किया। ये सब सिर्फ उसकी मन की भयानक सपनों थी। लेकिन इतनी भयंकर सपनों में भी जो कुछ पैट्रिक सोच सकता है वो शायद अगर चाहे तो वास्तविक दुनिया में भी कर सकता है।